हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 2। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। तो अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनीस जंग 1964। अनीस जंग यहाँ पर लेखिका का नाम है। इनका जन्म 1964 में हुआ था। वाज बोर्न इन रोरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेंस इन हैदराबाद। इनका जन्म रुकेला में हुआ था तथा इन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था जो है हैदराबाद में बिताई। आगे बढ़ते हैं। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। इन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके माता पिता और ये राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग जो कि हमारे इस लेसन की लेखिका हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए राइटर की थी, और वो भी कहाँ पर, भारत में ही है। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। यह एक मेजर मतलब एक बड़ी जो न्यूज़पेपर एडिटर थी, और न्यूज़पेपर एडिटर में भी कौन सी, कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है स्तंभकार। क्या अर्थ होता है? स्तंभकार। अब स्तंभकार क्या होता है? स्तंभकार का जो अर्थ होता है वो होता है कि समाचार पत्रों में नियमित रूप से जो लिखने का काम करता है, या नियमित रूप से लिखने वाला पत्रकार, उसको क्या बोलते हैं? कॉलमनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी इन्होंने कॉलमनिस्ट का काम किया था। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। और इस लेसन का जो ये भाग है, ये उनकी ही एक पुस्तक का अंश या फिर भाग है, खंड है ना, और उसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब उनकी जो बुक है, उस बुक से ही इस लेसन को लिया गया है ना, और उसका नाम और इस लेसन का नाम, दोनों का नाम सेम है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर द एनालिसिस द ग्राइंडिंग पुअर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इस लेसन में उन्होंने, किसने? अनीस जंग, जो कि हमारी इस लेसन की लेखिका हैं, उन्होंने एनालिसिस किया है। किस बात का एनालिसिस किया है? कि जो गरीबी है और पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, है ना, वो बच्चों के जीवन का किस प्रकार से शोषण करते हैं। ठीक है, जैसे गरीबी है और पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वह किसी बच्चे या उसके बचपन का, उसके जीवन का किस प्रकार से शोषण करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये लेसन लिखा है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। इस लेसन को हम, इस स्टोरी को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो लेसन है, इसमें 2 भाग दिए गए हैं, है ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। मतलब पार्ट फर्स्ट में एक छोटे बच्चे के बारे में बात हुई जिसका नाम है साहिब, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट इसका रहेगा, उसमें एक बच्चे की स्टोरी रहेगी जिसका नाम है मुकेश। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। ये इसका टाइटल है। मतलब कभी कभार मैं कचरे में 1 रुपया, मुझे कचरे में 1 रुपया मिला, है ना, या मुझे मिल जाता है। ठीक है, गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा कचरा। वाई डू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। मतलब लेखिका रोजाना सुबह साहेब को देखती है, और साहेब क्या करता है?
वह कूड़े कचरे का जो ढेर लगा हुआ है पड़ोस में, लेखिका के पड़ोस में, उसमें वह कुछ चीज़ें ढूंढता है। लिखा हुआ है यहाँ पर गोल्ड, तो यहाँ पर सोना, गोल्ड मीन्स सोना होता है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड का अर्थ ये है कि कुछ कीमती चीज़ें हैं, वह उसमें ढूंढता रहता है। एक वर्ड आया है यहाँ पर स्क्रॉन्गिंग, इसका अर्थ होता है लुकिंग फॉर। क्या अर्थ होता है? लुकिंग फॉर, मतलब कुछ चीज़ें ढूंढना। तो लेखिका ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो साहेब उत्तर देता है, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और वहाँ जो उनकी हरी भरी जो उनके क्षेत्र थे, खेत थे, वो पहले ही छूट चुके हैं। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, और उनका घर, उसका घर जो है वह अब उसकी दूर की मेमोरी में है, मतलब वो अपने घर को भी भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर कई ऐसे तूफान आए जिन्होंने उसके खेत, मतलब उसकी ज़मीन और घर को स्वेप्ट कर दिया। स्वेप्ट कर दिया मतलब उड़ा दिया, है ना, या झाड़ू लगा दिया कह सकते हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जी उसे कहती है ना, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसीलिए वह इस बड़े शहर में आकर अब यहाँ पर गोल्ड ढूंढता है जहाँ वह अब रहता है। तो इस छोटे से पैराग्राफ में हमने यही देखा है कि साहेब नाम का एक लड़का है जो कि कूड़ा कचरा जो रहता है, उसका ढेर जो लगा हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें वो ढूंढता है, ठीक है। और हमारी जो लेखिका है यह उससे प्रश्न करती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। ढाका क्या है? ढाका श्रीलंका की राजधानी है, मतलब ये पहले कहाँ रहते थे, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी है ना, तो ये वहाँ का रहने वाला है था। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्ड, मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है। ही मतलब कौन है? साहेब है, ठीक है। साहेब ने ऐसा कहा कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए उसने अपना उत्तर इस प्रकार से दिया। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसा बोल दिया कि स्कूल जाओ, मतलब तुम स्कूल भी तो जा सकते हो, कचरा टटोलने की बजाय। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, बिना सोचे समझे ही मैंने उसको ऐसी सलाह दे दी जिसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे स्कूल बना देंगे तब मैं जाऊंगा, ऐसा साहिब ने उत्तर दिया, ठीक है। अगले पेज पर पढ़ते हैं। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे, ऐसा लेखिका ने उससे पूछा। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने उससे पूछा हंसी मजाक के रूप में। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी सी लंबी सी मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया कि हाँ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि साहिब जो है मेरी ओर दौड़ते हुए आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, मतलब साहिब ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैंने कहा कि एक स्कूल को बनने में काफ़ी समय लगता है। एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट, और जब मैंने ऐसा कहा तो मैं थोड़ी सी लज्जित हो गई, मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था इसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड, ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड मतलब उसके उदास संसार में, उसके मतलब किसके? साहेब के। तो उसने कहा कि मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था उसका तो कोई अर्थ नहीं था, लेकिन इस प्रकार के कई वादे प्रॉमिस उसके जो ब्लिंक वर्ल्ड है उसमें उससे कई करते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अबाउंड का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों बाद जब मैंने उसको अच्छे से जान लिया। आई आस्क हिम हिज नेम, तो फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा। किसका नाम पूछा? जिस लड़के से वो बात कर रही थी या लड़के को उसने स्कूल के बारे में कहा था, उसने, लेखिका ने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स,
उसे हालांकि पता नहीं है कि साहिब आलम का अर्थ क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको इसका अर्थ पता होता, लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि इसका अर्थ जो होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड और लॉर्ड मतलब भगवान, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का देवता या भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसको इसका अर्थ पता होता तो भी वह मुश्किल से ही इस पर विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट द नून। वह अपने मित्रों के साथ गली गली घूमता फिरता है, और वो भी कैसे, नंगे पैर। बेयरफुट का अर्थ होता है नंगे पैर, ठीक है। नंगे पैर मतलब पैरों में जूते चप्पल नहीं होना। तो ऐसे वह दिन भर मतलब सुबह से अपने मित्रों के साथ नंगे पैर घूमता है, जैसे कि सुबह पक्षी जो हैं वह चहचहाते हैं और रात को आंखों से ओझल हो जाते हैं, मतलब डिसअपीयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, पूरे महीने, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीना मुझे लगा जिसमें मैंने उन सभी से बातें की या उनको पहचाना। फिर वो प्रश्न करती है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। चप्पल आप समझते हैं, ओके, पैर में पहनने का है ना। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उत्तर दिया उस लड़के ने, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेड, मेरी माता जी उन्हें सेल्फ से मुझे देती नहीं है ना। ही आंसर्स सिंपली, सामान्य रूप से उसने ऐसा उत्तर दे दिया। सेल्फ का अर्थ है जहाँ पर चप्पल है या जूते चप्पल रखने की जगह। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, इतने में दूसरा लड़का बोलता है कि यदि वह उनको देती भी, चप्पल दे देती, तो यह उन चप्पल को फेंक देता। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग। इतने में वो एक दूसरे लड़कों को देखती है जिसने कि जूते पहने हुए हैं, लेकिन वो क्या है, डू नॉट मैच है, मतलब एक जूता दूसरा है और उस दूसरा जूता जो उसने पहना है वो दूसरा है, मतलब अलग अलग जूते पहने हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने ऐसा कहा कि किसने जूते पहने हैं, तो वो अपने जूतों को, अपने पैरों को इधर उधर करता है, ठीक है। आई वांट शूज, मुझे जूते देखने हैं, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। इतने में एक दूसरा लड़का जो है वो कहता है, आई वांट शूज़, मुझे जूते चाहिए, है ना, जिसने कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं खरीदे हों या एक जोड़ी जूतों का भी वो मालिक नहीं हो। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे देश की यात्रा करते हुए या मैंने पूरा देश घूमा है तो मैंने कई बच्चों को बेयरफुट देखा है, मतलब नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रास्तों पर, रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। इतने में कोई एक उत्तर देता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, अरे ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा रीति रिवाज है। इस प्रकार से वह एक्सप्लेनेशन करता है, मतलब वो ये कहता है कि गाँवों में या शहरों में जिन बच्चों को तुमने देखा है कि नंगे पैर चलते हुए, तो वह ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो तो इसलिए नंगे घूमते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। आई वंडर इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, जबकि उस लड़के ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि वह तो इस चीज़ को छुपाने का एक बहाना बना रहा था, क्योंकि वह काफ़ी गरीब है या गरीबी में हैं, इतने गरीब हैं कि उनके पास जूते चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। लेखिका कहती है, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड। उडुपी एक शहर का नाम है और ये शहर जो है कर्नाटक का एक शहर है, तो उसे वहाँ के एक लोग की कहानी याद आती है। उसने उससे एक बार कहा था एक कहानी, क्या कहानी है, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक छोटा बच्चा जो कि अपने स्कूल जाया करता था और वो स्कूल जो है मंदिर के पास था। वेयर इज फादर वाज ए प्राइस्ट, वहाँ उसके पिताजी जो है पुजारी थे। प्राइस्ट मतलब होते हैं पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वह वहाँ पर रुकता मंदिर के पास और
वह प्रार्थना करता पेयर ऑफ शूज के लिए, मतलब एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं जब उस टाउन गई, एंड द टेम्पल और मंदिर गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। तो मैंने वहाँ पर कुछ परिवर्तन देखा। क्या परिवर्तन देखा? इन द बैक यार्ड, मंदिर के पीछे की जो जगह है वहाँ पर, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, अब वहाँ पर 30 साल में जो पुजारी था वो चेंज हो चुका था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जिसने ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जिसने मोजे और जूते पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड्स। पैंटिंग का अर्थ होता है हाँफते हुए आना। हाँफना जैसे हम दौड़कर या तेज़ तेज़ चलकर आते हैं तो उस समय हमारी सांस फूलती है, उसको बोलते हैं पैंटिंग। तो ऐसे पेंटिंग करते हुए वो आता है और अपने बैग को बेड पर ऐसे थ्रो करता है, फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। तो उस लड़के को देखकर उसे उस लड़के की याद आती है जो देवी से या देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहा था एक जोड़ी जूते के लिए। लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी नेवर लूज देम, अब वो जूतों की बात कर रहा है कि वो जूते मेरे कभी नहीं खोने चाहिए। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ईश्वर जो है या देवी जो है, गोडेस मीन्स होता है फीमेल गॉड, वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करती है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द क्राइस्ट नाउ वॉर शूज, ये युवा लड़का जो कि क्राइस्ट का लड़का था, उसके पास अब पहनने के लिए जूते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, परंतु मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर का अर्थ होता है कचरा बीनने वाले। कौन होते हैं? कचरा बीनने वाले, उसको बोलते हैं रैग पिकर्स। तो मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं वो आज भी क्या हैं? शूलेस हैं। शूलेस मतलब उनके पास अब भी जूते नहीं हैं। ठीक है, और आगे बढ़ें। माई एक्वेंटेंस विद द रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। एक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचित या जान पहचान। अब क्या है कि उनसे लेखिका की जान पहचान बढ़ गई, और जान पहचान जब उनसे बढ़ गई तो वो जो नंगे पैर रैग पिकर्स थे वह उनके साथ कहाँ चली गई? सीमापुरी चली गई। सीमापुरी कहाँ है? ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरीफेरी का अर्थ होता है परिधि। क्या अर्थ होता है? परिधि, या फिर किसी विशेष क्षेत्र का बाहरी रेखांकन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। तो सीमापुरी जो है वो दिल्ली की परिधि से दूर थी, है ना। मेटाफोरिकली, मेटाफोरी का अर्थ होता है सिम्बोलिकली, है ना। सिम्बोलिकली दैट मीन्स होता है लाक्षणिक, लाक्षणिक रूप से दिल्ली के परिधि के पास थी। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। स्क्वेटर्स एक वर्ड आया है, उसका अर्थ होता है अवैध निवासी। क्या अर्थ होता है? अवैध निवासी। अब अवैध निवासी उसको कह सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका भूमि पर अधिकार नहीं है और उस पर वह रहते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वेटर्स। तो यहाँ पर स्क्वेटर्स रहते थे जो कि बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? 1971 में आए थे। ठीक है, याद होगा आपको, बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था और उस समय ये यहाँ पर दिल्ली के पास रहने के लिए बस गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग ऑफ देम, और साहेब जो लड़का था जिससे लेखिका बात कर रही है उसका परिवार भी इनमें से ही एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी जो है यह एक जंगल का क्षेत्र था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब यहाँ पर ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड का अर्थ होता है कीचड़। क्या अर्थ होता है? कीचड़, मतलब कीचड़ के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, मतलब उनकी झोपड़ियाँ हो सकती हैं। विथ रूप्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टारपोलिन का अर्थ होता है तिरपाल। क्या अर्थ होता है? तिरपाल। आप समझते होंगे, जैसे जो किसी भी चीज़ को ढकने के लिए हम तिरपाल का यूज़ करते हैं, तो इनके घर जो हैं वो टीन के
चद्दर वगैरह के या फिर तिरपाल के बने हुए होते हैं, ये बने हुए हैं। डेवॉइड सेवेक्स मतलब ना इनके पास टॉयलेट की सुविधा है। ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, ड्रेनेज मतलब जल निकास की व्यवस्था नहीं है, मतलब पानी जो है वो इकट्ठा है, भरा हुआ है, नालियाँ नहीं हैं। लिव 10,000 रेक पिकर्स, और यहाँ पर लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले एक साथ रहते हैं, ठीक है, इसी जगह सीमापुरी में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और ये लोग यहाँ पर लगभग 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनके पास अभी तक इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब इनके पास कोई इनका परिचय नहीं है। विदाउट परमिट्स बट द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑफ वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, इनके पास इनका कोई परिचय नहीं है, लेकिन इनके पास इनका राशन कार्ड बना हुआ है और उस राशन कार्ड की वजह से इनका वोटिंग लिस्ट में भी नाम है और इसकी वजह से यह अपना अनाज खरीद सकते हैं, राशन कार्ड की वजह से, है ना, और वोटिंग लिस्ट में भी इनका नाम है, लेकिन इनका कोई परिचय नहीं है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, जीवन व्यापन के लिए परिचय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भोजन है। मतलब यहाँ पर ये अपना भोजन तो पेट भरने के लिए काम कर लेते हैं, मतलब पेट भरने का काम तो कर ही लेते हैं, भले ही उनका कोई आइडेंटिटी नहीं हो। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, दिन ख़त्म होने पर मतलब शाम के समय हम हमारे परिवार को खिला देते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और खाली पेट के हम सोने नहीं जाते हैं, मतलब भरे हुए पेट से ही हम सो जाते हैं, है ना। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, मतलब ऐसी भूमि जो हमें खाने के लिए नहीं दे सकती, उससे अच्छा तो हमें यहीं पर रहना अच्छा है, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। Says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, मतलब ढाका से ये आए थे, तो लेखिका ने कुछ महिलाएं थी, उन महिलाओं से पूछा था कि तुम्हारे जो हरे हरे भरे सुंदर जो आपकी भूमि है उसको छोड़कर तुम यहाँ आए, तो और इस जगह पर तुम रहती हो, तो जो महिलाओं का ग्रुप था उसमें कुछ फटी साड़ियाँ पहने हुए जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने ऐसा उत्तर दिया था कि हरी भरी और नदियाँ जो हमें खाने को नहीं दे सकती, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर पेट भरकर कम से कम सो तो सकते हैं। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पीच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम्स, ट्रांजिस्ट होम का अर्थ होता है परिवर्तित घर, है ना। तो जो परिवर्तित घर है वो क्या है, उससे हमें कम से कम यहाँ भोजन तो मिल रहा है, मतलब यहाँ पहले वो ढाका में रहते थे, फिर युद्ध लड़ाई हुई तो ये वहाँ से भाग कर आ गए, है ना, तो यहाँ पर कम से कम अपना पेट भर सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे बड़े हो गए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन व्यापन करने में वह उनके पार्टनर्स बन गए। कौन बन गए? बच्चे बन गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सर्वाइवल इन सीमापुरी मतलब सीमापुरी में सर्वाइवल करना, जीवन व्यापन करना, मतलब कैसे करना? रैक पिकिंग करके, मतलब कचरा बीनना या कचरे में से कुछ वस्तुएं बीनना। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और वह या फिर कचरा बीनने में एक्सपर्ट हो गए, इनका एक आर्ट हो गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज से कुछ कीमती वस्तुएं ढूंढना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यही इनकी रोज़ाना की रोजी रोटी थी। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत थी। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे भले ही उनका छत जो है वो टपकता हो, इससे पानी टपकता हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु बच्चों के लिए इससे कहीं बढ़कर था। और आगे बढ़ें। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी मुझे 1 रुपया मिलता है तो कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहेब सेज, साहेब ने ऐसा कहा। हिज आइज लाइटिंग अप, ऐसा कहते समय उसकी आंखें काफ़ी चमकीली थी। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम कचरे से चांदी का सिक्का ढूंढते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग फॉर देयर ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो तुम और भी कचरा बीनना या कचरे से वस्तुओं को ढूंढने की आशा तुम्हारी बढ़ जाती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन
गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। मतलब बच्चों के लिए कचरा बीनना एक अलग अर्थ देता है और बड़ों के लिए कचरा बीनना एक अलग अर्थ देता है। फॉर द चिल्ड्रन इट wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए एक रहस्यमय था। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह जीवन व्यापन करने का एक साधन था। ठीक है, मतलब गरीबी की जो हद हम कह सकते हैं उसको इस लेसन में लेखिका ने बताया है कि इस प्रकार के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जो अपना जीवन व्यापन करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन ठंड की सुबह मैंने साहेब को जो हमारा पड़ोस में क्लब है उस क्लब के गेट पर देखा। क्लब मतलब जहाँ पर स्पोर्ट्स होता है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वहाँ पर दो लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, हम HUMS, हम का अर्थ होता है भिन भिनाना या अपने आप से बात करना। तो ऐसा उसने कहा कि यह खेल मुझे काफ़ी पसंद है। किसने कहा? साहेब ने कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और फेंस के पीछे से इसे देखना मुझे काफ़ी संतुष्ट करता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ पर कोई नहीं होता है तब मैं वहाँ पर अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, ऐसा वह मानता है। कौन? साहेब। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर फिर मुझे झूलने देता है, वहाँ पर झूला भी होगा। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। शर्ट मतलब टॉप जो उसने पहना है, और शॉर्ट्स का अर्थ होता है नेकर या फिर हाफ पैंट जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ पैंट। मतलब साहेब ने हाफ पैंट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है और टेनिस के जूते भी पहने हुए हैं। सम गेव देम टू मी, है ना, किसी ने मुझे दिए थे। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, है ना, ऐसे वह उसने कहा कि ये जो कपड़े और जूते जो हैं ये मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यह जो जूते हैं ये किसी गरीब बच्चे के द्वारा फेंके गए थे। डिस्कार्डेड का अर्थ होता है फेंके हुए होना। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन ऑफ देम, वन ऑफ देम, उस अमीर बच्चे ने इनको इसलिए फेंक दिया था क्योंकि इन दोनों जूतों में से एक में होल बना हुआ था, उसमें छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, बॉदर का अर्थ होता है विचार करना या किसी चीज़ पर सोचना, परंतु उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी कि जूते में होल है या फटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो व्यक्ति हमेशा नंगे पैर चला हो तो उसके लिए फटे हैं, लेकिन है तो सही, कम से कम उसको जूते मिल गए वो बहुत बड़ी बात है। इवन शूज़ विथ ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, चाहे जूते फटे हैं या उनमें होल है लेकिन उसके लिए एक सपना सच होने से कहीं बढ़कर था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जिस खेल को वो देख रहा है ये उसके लिए काफ़ी दूर की बात थी, मतलब उसका एक सपना ही था और ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वह गेम खेल पाए। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब जो है वो एक मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, अब उसके हाथ में यहाँ पर एक दूध का कैन था, है ना। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं यहाँ पर एक चाय की दुकान है वहाँ पर मैं काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर ऐसे वो इशारा करके बताता है कि वहाँ पर जो चाय की दुकान है वहाँ पर अब मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन भी वहाँ पर मिलता है, मतलब भोजन के अलावा मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। जैसे ही मैंने उससे पूछा कि ये जॉब तुम्हें पसंद है, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक्स, तो उसका जो केयरफ्री लुक्स था वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है जब मैंने उससे पूछा कि क्या ये जॉब तुम्हें पसंद है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी, सो स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर पर जो कैनिस्टर था, मतलब दूध की कैन थी, वह उसे भारी लग रही थी। किसकी तुलना में? उस प्लास्टिक बैग की तुलना में
जब वो कचरा बीनने जाया करता था। द बैग वाज हिज, वह बैग उसका था। कौन सा बैग? जब वो कचरा बीनता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और यह जो कैनिस्टर है, जो दूध की कैन है, ये किसकी है? जिसने उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखा है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब एक गुलाम है, अपना स्वयं का मालिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन एक स्टोरी में बहुत ही सेंस और एक मैसेज कन्वे किया है कि चाहे आप कितने ही गरीब हैं, लेकिन गुलाम से कहीं बेहतर है। मतलब आप गरीब हैं लेकिन खुद का काम करते हैं और किसी के नौकर नहीं हैं, तो जो आप गरीब हैं और खुद का काम करते हैं वह कहीं ज़्यादा अच्छा है किसी की गुलामी करके अच्छा जीवन व्यतीत करना। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे हुआ है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स से के पास इस वीडियो को शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।